हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपने साथियों से बात करते हैं तो उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। बातें जब ज़िम्मेदारी की हों और बातें जब ज़िम्मा लेने की हों तो और कठिन हो जाती हैं। बट एक शख्स हैं जो जब पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि विद्यार्थी का भविष्य तो उज्ज्वल है। जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि टीम की जीत भी निश्चित है। और जब उनका मन करता है कि चलो कुछ समाज के लिए किया जाए तो समाज सेवा पे निकल पड़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब बात आती है बड़ी जिम्मेदारियों की तो इलेक्शन भी लड़ लेते हैं। और बात उतनी ही नहीं रहती, जब बात आती है संस्थान को आगे बढ़ाने की, विद्यार्थियों के भविष्य की, तो न जाने क्या क्या कर लेते हैं। और आते हैं पहाड़ों से और बहुत सारी मन की बातें और बहुत सारे उनकी जिज्ञासाएं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं और बहुत सारी आशाएं। ऐसे शख्स इस वक्त कैमरा के उस तरफ हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं। अब दिखाता हूं। और आज हमने सोचा मुलाकात करते हैं, क्योंकि अभी अभी एक मौका ऐसा हुआ है जहां पर इलेक्शंस हुए, यानी कि यूनियन के इलेक्शन हुए। NIVH जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है उसके इलेक्शन हुए और निर्विरोध उपाध्यक्ष के पद पर पदासीन हुए। तो पहले तो निर्वाचित होने पर उनको बधाई देंगे और उसके बाद आपसे मुलाकात करवाएंगे उनकी और जानेंगे उनके मन की बात और पहुंचेंगे सीधे आपके दिलों तक। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष NIVH एम्प्लॉयज़ यूनियन पंवार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो आपको सर निर्वाचित होने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और दिल से बधाइयाँ आपको। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि पहले तो मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ों से आते हैं। पहले तो ये बताइए सर, आप किस क्षेत्र से आते हैं और क्या सफ़र रहा पहले ये, क्योंकि हरीश पंवार जी को जानना बहुत ज़रूरी है लोगों को। सर, मैं वर्तमान में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण में एक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा जो निवास है वो जिला उत्तरकाशी में है। और पिछले मैं 20 सालों से इस संस्थान में कार्य कर रहा हूँ और मेरा मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि हम उत्तराखंड को किस तरीके से आगे बढ़ाएं। और ये बेसिक उद्देश्य है। और उसके साथ अगर जो अभी मुझे नई जिम्मेदारी दी गई है तो मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि मैं इस पे अपनी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दूं ताकि लोगों की सेवा कर सकूं। सर, आपकी शिक्षा दीक्षा की बात करेंगे पहले तो, और उसके बाद में आपके व्यक्तित्व से आऊँगा मैं हर चीज़ में। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है सर? आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है और कैसे? जो प्राइमरी शिक्षा है मेरे गांव बेगल से हुई है और उसके बाद जो इंटरमीडिएट की शिक्षा मैं राजकीय इंटर कॉलेज त्यूनी से मैं पास आउट हुआ हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे की शिक्षा कुछ विशेष घर की गांव परिवार की परिस्थितियों की वजह से मेरा BA MA ये सब प्राइवेट हुआ है। तो इस तरीके से हम आगे अपनी शिक्षा को बढ़ाया है। उसके पश्चात BA B.Ed और M.Ed और MPhil मैंने किया है। लेकिन ये सब नौकरी या जॉब के बाद मैं लगातार अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया है। क्या बात है सर। सर, बात करते हैं कि अक्सर आपने कहा कि अभी नवनिर्वाचित हुए हैं आप। अब मैं आता हूँ सर्विस में आपने कहा मैं शिक्षक हूँ पेशे से। और कौन सा विषय है सर आपका? मेरा विषय सर सोशल साइंस है और अगर मैं कहूँ तो इतिहास और राजनीतिक विषय है मेरा। मैंने जो ग्रेजुएशन भी किया था तो दोनों मेरे विषय रहे हैं और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ इन विषयों पे ये मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग विषय भी है। आपके प्रिय सब्जेक्ट है। जहाँ मुझे बात आती है तो इन दोनों को साथ लेके चलने की बात आती है और दोनों पे काम करने की, क्योंकि ये हमारी पहचान है। अगर हमने इतिहास नहीं पढ़ा और तो ये मान के चले कि हम अपने पूर्वजों को भूल रहे हैं। बिल्कुल। हमने अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। हम अपनी जो हमारी विरासत है उसको भूल रहे हैं। तो मैं सभी व्यूअर्स से भी कहूँगा कि पहले इतिहास जरूर पढ़ें, क्योंकि वो इतिहास हमें हमारी संस्कृति से परिचित बताएगा कि हमारी जड़ें कहाँ हैं और तब जाके हमें आगे वो मार्ग प्रशस्तित करेगा और आज के समाज का निर्माण करेगा। बिल्कुल। क्या बात है सर, बहुत गहरी बात कही आपने और गहन चिंतन है बहुत। चलिए सर, अब मैं आ जाता हूँ आपकी सर्विस पर। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, कितने साल हो गए सर आपको जॉब में? सर, मैं
लगभग मैं इस संस्थान में मुझे 25 वर्ष हो चुके हैं। क्या बात है सर। और 2000 में मैं ट्रेनी के रूप में यहाँ आया था और 2003 में मैं एक कर्मचारी या अध्यापक के रूप में मैं कार्यरत हूँ। आज लगभग 20 वर्ष मुझे जो है यहाँ पे कार्य करते हुए हैं और मैं संस्थान का हमेशा आजीवन आभारी रहूँगा। और अगर मुझे मौका मिले पुनर्जन्म का तो मैं कहूँगा कि इस संस्थान में मेरा पुनर्जन्म हो तो इससे बेहतर मेरे जीवन के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मुझे कुछ दिया है, जो कुछ भी हूँ, जितना भी हूँ, तो इस संस्थान की बदौलत से हूँ। मैं इसका हमेशा आजीवन ऋणी रहूँगा। क्या बात है सर। तो आपने इस संस्थान को NIVS से NIPVD होते हुए देखा है, आपका पालना बना है संस्थान और आपने जो भी किया है आपने सब यहीं से किया है। तो सर कहने का मतलब ये है कि आप जब आज संस्थान को देखते हैं, 25 वर्ष आपको हो चुके हैं और जब संस्थान को आज देखते हैं, अगर मैं बात करूँ थोड़ा पीछे जाऊँ, क्या अंतर नज़र आया सर आपको? क्या चेंजेस आपने देखे हैं जिसको आप हाईलाइट करना चाहेंगे? देखो, संस्थान की जो 25 सालों का जो मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि ये संस्थान एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है और यहाँ दृष्टि दिव्यांगों के क्षेत्र में इसे मक्का और मदीना भी कहा जाता है। क्योंकि हर एक दृष्टि दिव्यांग की एक जीवन में इच्छा रहती है कि मैं उस संस्थान में जाऊं, पढ़ूं, कुछ कार्य करूं। अगर जिनको ये मौका नहीं मिल पाया वो ये भी समझते कि एक बार उस संस्थान को विजिट करूं। तो और जहां उतार और चढ़ाव की बात है, संस्थान में बहुत सारे उतार और चढ़ाव मैंने देखे, क्योंकि मैं 25 साल का एक लंबा सफ़र है। बिल्कुल। और इस संस्थान ने बहुत कुछ हस्तियां दी भी है और जो आज विभिन्न उच्च क्षेत्रों में कार्यरत भी है और जो हमारे संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। कुछ नकारात्मक चीज़ें आई है और स्वाभाविक भी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि वर्तमान में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बदलाव हुआ है पिछले 3-4 सालों पे, और वो जो बदलाव हुए हैं वो संस्थान के हित के लिए नहीं हुए। और अब हमारा जो फोकस रहेगा वो उसी विषय पे रहेगा कि क्यों इस जो 2-3-4 सालों से जो परिवर्तन हुए हैं, जो वो परिवर्तन जो संस्थान की भविष्य को लिए उचित नहीं है, वो फिर से एक बार स्थायी तो के और हमारा आगे का फोकस रहेगा। बिल्कुल सर, आऊँगा मैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इस पर तो बहुत विस्तृत रूप से बात करने वाला हूँ मैं आपसे। और आपने कहा कि संस्थान में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, 25 सालों का लंबा सफ़र, सब कुछ देखा है आपने। इस संस्थान का नाम परिवर्तित होते हुए देखा है, इस संस्थान से अच्छे लोग जो निकले हैं, जो जिनको आपने पढ़ाया है आदर्श विद्यालय में, वो आज अच्छी पोस्ट पर हैं, काम कर रहे हैं समाज में। अब मैं आता हूँ कि आप नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष हैं, आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि कहते हैं ना कि यूनियन जो होती है, एम्प्लॉयज़ यूनियन होती है, वो कड़ी है एडमिनिस्ट्रेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच की। तो आपसे लोगों को बहुत उम्मीदें भी हैं। आप यंग हैं, आप बहुत डायनामिक पर्सनालिटी रखते हैं और साथ ही आपके विचार बहुत उज्जवल और बहुत ही मैं कहूँगा कि एक बहुत ब्रेन लेकर चलते हैं। आपके जो विचार होते हैं, ऐसा नहीं है कि कह दिया और वो हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सोच समझ कर कहते हैं और उस पर बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है सर कि जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, इसमें सबसे बड़ा रोल आपका क्या होने वाला है? देखो सर, जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, पहले तो मैं अपना जिस उद्देश्य से मुझे संस्थान के कर्मचारियों ने निर्विरोध चुना, मैं उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और कुछ विषय है जो जिन विषयों पे मुझे काम करना है, और उन विषयों में सबसे ऊपर विषय जो मैं जो चाह रहा हूँ कि जो 3 या 4 सालों में जो यहाँ स्थायी निदेशक का पद जो लगातार जो स्थायी नहीं है, जिसके कारण जो है संस्थान में प्रशासन का जो कार्य बाधित हो रहा है, और साथ में जो क्योंकि यह संस्थान सिर्फ कर्मचारी नहीं, यहाँ शिक्षण संस्थान भी है, प्रशिक्षणार्थी भी है, बिल्कुल। वो क्षेत्र भी बाधित हो रहा है। तो मेरी प्रशासन से यही मांग रहेगी कि हम स्थायी निदेशक की मांग करेंगे, और चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हमारी ये मांग तब तक जारी रहेगी जब तक हमें स्थायी निदेशक नहीं देते। बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि अगर स्थायी निदेशक मिलेंगे तो वो यहाँ बैठेंगे, यहाँ रहेंगे, तो हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है वो।
और कुछ उसके अलावा कुछ ऐसे लगातार मुद्दे हैं, विषय हैं जिन पे काम करना है। वो है अभी हमारे कुछ रिटायर्ड कर्मचारी हैं और जिनको ये मान के चले, जिन लोगों ने 40-40 साल अपने जीवन का अहम हिस्सा गोल्डन पीरियड संस्थान को दिया और संस्थान के निर्माण में लगाया, निर्माण में जिन्होंने इस अपना जीवन खपा दिया, आज वो अपनी पेंशन के लिए गेट में आके लड़ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय भी उन प्रमुख विषयों में है। और साथ में मैं लेके चलूँगा ओल्ड पेंशन स्कीम जो NPS है। हमारी मांग प्रशासन से लगातार रहेगी कि ओल्ड NPS के स्थान पे जो है कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन भी दिया जाए। इससे महत्वपूर्ण और भी सर विषय है कि लगातार संस्थान डायरेक्टर या निदेशक के स्थायी ना होने की वजह से जो है संस्थान में जो कर्मचारियों को मेडिकल फैसिलिटी दी जाती थी, जो सुविधाएं दी जाती थी, वो सुविधाएं लगातार प्रशासन उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर रहा है, कटौती कर रहा है। तो इसमें भी हम प्रशासन के खिलाफ जाएंगे। और अहम मुद्दे, दो और अहम मुद्दे लगते हैं मुझे। मैं कई बार देखता हूं सर कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल सोसाइटियाँ की, यानी कि जो है A क्लास के जो हमारे क्वार्टर थे, B क्लास के जो क्वार्टर थे, उन पे वो ख़त्म हुए हैं, उनको गिराया गया है, लेकिन दोबारा बनाने की प्रशासन ने कभी भी सूद नहीं ली है। और इन विषय को भी लेके चलूँगा, क्योंकि जब कोई चीज़ टूटी है, अगर लंबा समय हो गया था तो उसको दोबारा बनाने के लिए भी बनना चाहिए था, ताकि कर्मचारियों के हित भी बने रहेंगे। लेकिन प्रशासन ने कभी इस विषय में भी नहीं सोचा। और इससे एक अहम मुद्दा यह है, पर यहाँ कम से कम 150 से 200 आउटसोर्सिंग के लोग हैं और जिनको बहुत कम वेतन दिया जाता है और आउटसोर्स के माध्यम से उनको रखा गया, जिनका लगातार संस्थान के अधिकारी और कर्मचारी शोषण करते रहते हैं, जिनको समय पे वेतन नहीं मिलता, जिनको मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जाती। लेकिन मेरा मानना है कि हाई कोर्ट का अभी स्टेट गवर्नमेंट ने भी आदेश दिया है कि भाई समान वेतन और समान कार्य पे समान वेतन क्या दिया जाए। मैं इस पे भी अपने प्रशासन से भी और अपने बात करेंगे कि ये यहाँ भी लागू किया जाए। अगर प्रशासन इसमें तैयार नहीं होता तो ज़रूर हम कानूनी रास्ता भी अपनाएंगे, हम न्यायालय का भी रास्ता अपनाएंगे, ताकि यहाँ भी, क्योंकि एक देश में अगर एक विधान और एक संविधान है तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था यहाँ भी क्यों ना लागू हो। तो इस पे भी हम बात करेंगे। और मेरा मानना उनके और साथ में समान वेतन और समान जो है कार्य दिया जाना चाहिए। और साथ में 20-20, 25-25 साल से यह कर्मचारी लगातार काम करें, उनको रेगुलर करने की भी हम बात रखेंगे, ताकि उनका जीवन भी उनका पटरी पे आ सके, उनका जो अपना स्थायी जीवन है, उनको परिवार को भी एक अच्छा जीवन मिल सके। इस पे भी हम जरूर लड़ेंगे। बिल्कुल, बात कही आपने संविधान की और विधान की। संविधान एक है तो फिर विधान अलग अलग क्यों? बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर यह होता है। और ज़रूर जब आपको सुनेंगे लोग और उसके बाद में कहें, जब वो सुनेंगे कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय के मुखरबिंदु से ये निकल रहा है, एक चीज़ जो मुझे लगता है संस्थान में मतलब कहीं पर भी जब हम ये देखते हैं, एक जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं और एक जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है हमेशा। आप इसको कैसे देखते हैं और आपके क्या विचार हैं इस पर? देखिए कि एक द्वंद्व, क्योंकि जो दोनों हैं निर्माण में तो दोनों ही बिल्कुल सहायक और दोनों ही बराबर। द्वंद्व इस बात का है सर कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है, वो भी 8 घंटे काम कर रहा है, एक रेगुलर स्टाफ भी है, वो भी 8 घंटे काम कर रहा है, समान कार्य कर रहे हैं। जब उनकी वेतन की बात आ जाती है तो उनमें कई गुना का अंतर नज़र आता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बात का द्वंद्व रहता है, क्योंकि जब समान घंटे काम है और काम का समान काम कर रहे हैं तो और ये वेतन अलग अलग क्यों है? तो ये विषय मुझे लगता है कि उच्च अधिकारी को भी सोचना चाहिए। मानवीय विषय भी है, मानवीय तरीके से बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि अगर क्यों ना वो जो 8 घंटे काम कर रहा है और साथ में समान पद पे काम कर रहा है और जब वेतन में अंतर आ जाता है तो क्यों ना वो मानसिक जो शोषण हो रहा है, जो उनको अपने विषय में लगातार उससे परेशान और चिंतित रहते हैं, वो उनके परिवार पे भी उसका असर पड़ता है। तो इस विषय में भी मानवीय प्रशासन को सोचना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए ताकि संतुलन बना रहे, बिल्कुल ये द्वंद्व खत्म हो जाए। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि संगठन में ही शक्ति है। आपकी जो टीम है इस वक्त, जो कार्यकारिणी है, आपकी जो टीम है अध्यक्ष से लेके नीचे कार्यकारिणी के सदस्य तक, उस पर क्या विचार हैं आपके?
क्योंकि अभी नवनिर्वाचित होकर आए हैं, एक तरफ आपके पास अनुभव भी होगा और एक तरफ बिल्कुल नए-नए जो अभी विजयी होकर आए हैं, तो उनको कैसे देखते हैं आप? देखो सर, टीम बहुत अच्छी है और मैं भी कार्यकारिणी में या संगठन में पहली बार निर्वाचित हुआ हूँ। मैं संगठन को समझने का पहले प्रयास करूँगा और जो सबके हित में होगा, कर्मचारियों के हित में जो भी होगा, उस पे हम निर्णय लेंगे और कर्मचारियों के हित सर्वोपरि रहेंगे। क्या बात है सर। कई बार ऐसे कयास लगाए जाते हैं, क्योंकि ये कयास लगाना मतलब एक तरह से मैं समझता हूँ कि लाजमी भी है, क्योंकि ऐसा होता है और शायद ऐसा हो भी सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे यूनियन को भी मैं जानता हूँ जो बहुत सख्ती के साथ में और बहुत विनम्रता के साथ में भी रहते हैं और ज़रूरत पड़े तो बहुत सख्ती के साथ भी आगे आते हैं। आप क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय हैं और अब आप जो संघ जो यूनियन है उसके उपाध्यक्ष भी बन चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में आपको ऐसा लगे कि मेरे ऊपर इसका कुछ असर होगा? इस तरह से हरीश पवार जी के वो तेवर कहीं कुछ शांत तो नहीं होंगे, या इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा? या आप बिल्कुल मतलब कोई पक्षपात नहीं करेंगे और जो लोग हैं जिनकी आपसे उम्मीदें हैं, जिनने आपको निर्वाचित किया है, उनके लिए खड़े होंगे? सर, इलेक्शन से पहले भी यही मन में विचार था कि क्या मैं इस विषय पे खरा उतर पाऊँगा, लेकिन मन बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है कि जो संकल्प ले चुके हैं, संकल्प में विकल्प नहीं दे रहे हैं और कोशिश पूरी रहेगी कि हम हर एक एम्प्लॉय की जो मांग है, जायज़ मांग है, बिल्कुल जायज़, उस पे हम खरे उतरने की कोशिश मांग करेंगे। होना और जायज़ मांग पे होना, क्योंकि मैंने कार्यकारिणी से पूर्व भी जब मुझे एक बार संबोधन का मौका मिला, तो मैंने कर्मचारियों को भी यही संदेश दिया कि 2 या 3 तरह के लोग कार्यकारिणी में ना आएँ, चापलूस और चाटुकार और निजी हित वाले दूरी बना के रखें, क्योंकि अगर चापलूस, चाटुकार और निजी हित जहां पर आ जाएंगे तो संगठन जो है कमज़ोर पड़ जाएगा, खोखला हो जाता है, जिसका फ़ायदा प्रशासन ले लेगा। तो इस विषय पे मेरा फोकस रहेगा और मैं स्वयं भी आपसे, आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं और कहता हूं कि हमारे निजी हित, मैंने कभी भी अपने निजी हित को प्रशासन के सामने नहीं रखे और भविष्य में भी ये लेके चलूँगा कि लोभ और लालच और निजी हितों को मतलब उनको बौना रखकर अपने उससे ऊपर उठकर काम करने का प्रयास करूँगा। ये मेरा आपसे संकल्प और मैं आपसे वादा करता हूँ। एक तरफ कार्यकारिणी है, एक तरफ एम्प्लॉयज़ यूनियन है और दूसरी तरफ प्रशासन है। आपका रोल क्या रहेगा इसमें कि दोनों के बीच में, क्योंकि सामंजस्य बनाना ज़रूरी है। हमारी पहचान संस्थान से होती है और संस्थान तरक्की करेगा तो उस तरक्की में एम्प्लॉयज़ की भी तरक्की है। तो किस तरह से आपका रोल रहेगा, किस तरह से आप देख रहे हैं आगे का मार्ग कैसे देख रहे हैं आप अपना? सर, प्रयास ये रहेगा कि सबको साथ लेने का कोशिश करूँगा और निस्वार्थ और विषय सार्वहित जो होंगे उन पे फोकस किया जाएगा। जो निजी हित होंगे या ऐसे विषय होंगे जो जिन पे लगता है कि शायद राजनीति या अनावश्यक लाभ लेने की प्रयास किए, ऐसे विषयों को ना यूनियन या संगठन उठाएगा और ना ही इन पे काम करने का प्रयास करेगा। मेरा मानना यह है कि जो ऐसे हितों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा जो जनहित में ज़्यादा लाभान्वित करेंगे। किसी एक के पक्ष में ऐसे काम नहीं करेंगे जो एक को लाभ दे रहे हैं और 10 को निराश कर रहे होंगे, ऐसे कोई भी संगठन काम नहीं करेगा। जो जिनमें ज़्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है, जो सबके लिए लाभ और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लाभ भी क्षणिक लाभ नहीं देखा जाए, दूरदर्शिता होनी चाहिए। दूरदर्शिता का लाभ, जो हम काम करें वो एक संदेश का काम करेगा, उस विषय पे ज़्यादा चिंतन रहेगा। क्यों? संस्थान रहेगा, हमारी विचारधारा रहेगी तो पूरा सिस्टम चलता रहेगा। अगर संस्थान में विचारधारा खत्म हो जाएगी और संस्थान नहीं रहेगा तो आज अगर हमें बहुत कुछ दे देगा तो उसका कोई अस्तित्व या उसका कोई मकसद नहीं है हमारा। तो ये हमारा हमेशा प्रायोरिटी रहेगी सर। क्या बात है, बहुत सही बात कही सर आपने, क्योंकि निजी हित और अगर हम अपने आप को देखने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर संस्थान की जो प्रोग्रेस है उसमें भी व्यवधान आता है और व्यवधान आएगा तो हमारी प्रोग्रेस खुद की भी रुक जाती है। तो मैं आपसे ये ज़रूर चाहूँगा और पहले तो शुक्रिया करता हूँ आपका कि आपने हमें समय दिया और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक संदेश मैं चाहूँगा कि संस्थान के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? मेरा संदेश यही रहेगा सर कि अगर एम्प्लॉय का 9 बजे का टाइम है तो 5 मिनट पहले आएँ।
और अगर 5:30 यानी 5:30 का टाइम है तो 5 मिनट लेट जाएं। और जो जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, चाहे आप किसी भी पद पर हैं, आप उसको तन मन धन से बखूबी निभाएं, और ताकि इस संस्थान की प्रगति में हम सब का सहयोग रहे। और अनावश्यक कोई भी अगर आपको परेशान करता है तो मैं उसके लिए सबसे आगे रहूँगा। ये मेरा अंतिम संदेश रहेगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपसे फिर मुलाकात करेंगे। लगभग कोशिश करेंगे कि बीच में जानने की भी कोशिश करेंगे, कार्यों की समीक्षा करेंगे और आपसे बिल्कुल मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो ये थे संस्थान की जो NIVH एम्प्लॉयज़ यूनियन है उसके नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष महोदय श्री हरीश पंवार जी। तेवर आपने देखे, उनके जज्बात आपने देखे, तेवर बहुत साफ कहते हैं कि वो बिल्कुल अडिग होकर कार्य करने वाले हैं। आपने उनका ज्ञान देखा, उनका फील्ड देखा कि चीज़ों को परखेंगे, जांचेंगे, तब जाके मुद्दा उठेगा। और उसके बाद जहाँ तक बात आती है संस्थान की तरक्की की, उसमें वो बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे, कुछ और नया लेकर आएंगे, कुछ और अपने साथियों से मिलाएंगे, कुछ बाहर भी घूमेंगे। इसी तरह से प्रकृति के बीच में फ़िलहाल पर चल रहा है ब्लाइंड क्रिकेट। मैं इस वक्त हूँ के आदर्श विद्यालय के प्रांगण में, और मेरे साथ थे उपाध्यक्ष महोदय। मैंने सोचा उनको आप तक पहुँचाएँ। सुनिएगा ज़रूर और अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दीजिएगा अंत तक जाकर कमेंट सेक्शन में।